हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लाई हूँ प्री बोर्ड क्लास 12th इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है 2024 एंड 25, क्लास 12th और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सेक्शन ए हमारा जो है वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो असर्शन और रीज़न है। तो असर्शन और रीज़न में रेपो रेट की बात हो रही है। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में। असर्शन में बताया गया है कि रिडक्शन इन रेपो रेट इज़ एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस डिफ्लेशनरी गैप। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखना है कि जो रेपो रेट है उसको इन्होंने क्या किया है, कम किया है। ठीक है, रेपो रेट इन्होंने रिड्यूस कर दी, तो वो बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। तो डिफ्लेशनरी गैप भी क्या कर दिया इन्होंने, रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो अब आप देखो कि रेपो रेट अगर कम करेंगे, रेपो रेट अगर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई जो हमारी इकोनॉमी में है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी, रेपो रेट कम करेंगे तो बैंक क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा पब्लिक को, और पब्लिक के पास मनी खूब सारी मात्रा में प्रेजेंट होगी। यानी कि मनी सप्लाई अगर पब्लिक के पास है तो इकोनॉमी में भी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो पब्लिक है वो डिमांड करेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और डिमांड अगर इंक्रीज हो जाएगी तो जो डिफ्लेशनरी गैप है, जो मंदी आ रखी है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हम इन्फ्लेशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि रिड्यूस कर देंगे किसको, डिफ्लेशनरी गैप को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। क्या है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल ट्रू। तो चलिए चलते हैं इसके रीज़न पे। रीज़न में बताया है रिडक्शन इन रेपो रेट, रेपो रेट अगर कम की गई है, ठीक है, कम की गई है, तो द सप्लाई ऑफ मनी इज इकोनॉमी विच रिजल्टेड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। तो सप्लाई, रेपो रेट रिड्यूस की गई है, सप्लाई जो है मनी की इकोनॉमी में, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड। यस, इसकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट स्टूडेंट इन्होंने एक पॉइंट और बोल दिया कि रेपो रेट रिडक्शन से मनी सप्लाई रिडक्ट हो जाएगी। आप खुद सोचो, अभी मैंने ऊपर बताया आपको मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रेपो रेट अगर कम होती है तो मनी सप्लाई जो हमारी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी में। क्यों हो जाती है, क्योंकि लोन बैंक ज़्यादा प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देते हैं, और लोन प्रोवाइड कराना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया तो पब्लिक के पास मनी होगी, और मनी होगी तो इकोनॉमिक में भी मनी सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, रॉन्ग है। और इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं होती, बल्कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तभी जो हमारी डिमांड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये रीज़न क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि रिड्यूस द मनी सप्लाई। क्या लिख दिया, रिड्यूस द मनी सप्लाई। जो क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा होना चाहिए था कि इंक्रीज द मनी सप्लाई। क्या लिखा होना चाहिए था, इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। उससे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इंक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा रीज़न जो है वो क्या है, रॉन्ग है, और असर्शन क्या है, ट्रू है। तो देखते हैं असर्शन क्या है, सी है, असर्शन ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। द गिव इट अप कैंपेन एम्स फॉर डेवलपमेंटल इंप्रूवमेंट इन द कंट्री वेयर रिसोर्सेज सेव्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम एलपीजीज। किसकी बात हो रही है, सबसे पहले हमें ये देखना है, रिसोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, एलपीजी सब्सिडी कैन बी यूज्ड फॉर द अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, यानी कि और दूसरी बात किसकी हो रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की बात हो रही है। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बेस पे आप आइडेंटिफाई करना है बजटरी ऑब्जेक्टिव। जब बजटरी ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है तो उसका मतलब है कि उसमें एक ही रिसोर्स का पॉइंट था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
रिसोर्स वाला इसमें कुछ भी नहीं था। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इसमें भी रिसोर्सेज की कोई बात नहीं हो रही थी। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी में भी रिसोर्सेज की कोई भी बात नहीं हो रही थी। ठीक है, रिसोर्सेज की बात कहाँ हो रही थी, हमारी रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। और इसमें भी देखो उन्होंने यही बताया है, द गिव इट अप कैंपेन एम फॉर डेवलपमेंटल इम्प्रूवमेंट, उसके लिए कंट्री में जहाँ रिसोर्सेज हैं उनको सेव करती है गवर्नमेंट। एलपीजी सब्सिडी कैन बी यूज्ड, क्यों, क्योंकि वो अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटी में इसको क्या करेगी, यूज़ करेगी। तो रीएलोकेशन किया जाता है किसका, रिसोर्सेज का, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट क्या हो सके, अच्छे से और आसानी से की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीएनपी एट एमपी की बात हो रही है। ठीक है, इक्वल टू उन्होंने बोला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी एट एफसी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है इसमें नेट फैक्टर इनकम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बात की नेट फैक्टर इनकम की। ठीक है, एनएफआईए की बात हो रही है फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये क्या है, डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। तो जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हमेशा एनएफआईए को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो फर्स्ट साइन हमारा क्या आएगा, ऐड का। तो ऐड का इन दोनों में साइन हो रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने लिखा है और क्या चेंजेस करने हैं, एफसी और एमपी में चेंजेस करने हैं। तो एफसी से जब भी एमपी पर जाएंगे, मार्केट प्राइस क्या है, बड़ा है। मैं हमेशा बताती हूँ ये कि नेशनल क्या है, बिग है, और एमपी भी क्या है, बिग है, बड़े लेवल पे होता है। जबकि फैक्टर कॉस्ट क्या है, छोटे लेवल की पॉइंट है। जब भी छोटे से बड़े पर जाएंगे तो क्या होता है, ऐड होता है, और जब भी बड़े से छोटे पर आएंगे तो लेस होता है। यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल यानी कि बड़े पे जा रहे हैं तो प्लस होगा, वैसे ही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं, बड़े पर जा रहे हैं तो क्या होगा, ऐड होगा। और ऐड क्या उन्होंने बताया है, जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो एनआईटी की बात होती है। तो प्लस होगी क्या, एनआईटी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, इसमें तो माइनस आ गया तो ये रॉन्ग हो गया, तो बचा कौन, ये। यानी कि दोनों में क्या साइन आएगा, प्लस प्लस का साइन आएगा। क्लियर स्टूडेंट, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री county X has reduced the value of its own foreign against foreign currency. It context of domestic currency of country X, this phenomenon is termed as। ठीक है, ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज़ रिड्यूस द वैल्यू ऑफ हिज फॉरेन अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। एक एक्स है, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, किसकी, करेंसी की, किसके रिगार्डिंग में, फॉरेन कंट्री के रिगार्डिंग में। यानी कि इस एक्स के केस पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू गिर गई है। ठीक है, जब किसके मुकाबले में, हमारी फॉरेन करेंसी के मुकाबले में। ठीक है, किसके मुकाबले में, फॉरेन करेंसी के मुकाबले में। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिसकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, रिड्यूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिवैल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवैल्यूशन, ध्यान रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अंडर द केन्सियंस थ्योरी, इफ अ hypothetical economy has its consumption curve parallel to the reference line 45-degree guidelines, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। इसकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। एज पर द डेटा प्रेजेंटेड ए यूनियन बजट 2023 एंड 24, द इंटरेस्ट पेमेंट वर 10.8 लाख करोड़। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि यूनियन बजट में 23 और 24 का डेटा है, इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया है, 10.8 किया है। ठीक है, और बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितनी है, 17.86 लाख। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या करते हैं, क्या करेंगे हम, 17.86 से, यानी कि हम बोरोइंग रिक्वायरमेंट में से इंटरेस्ट पेमेंट को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, जो सबसे पहले तो हम प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का, वो क्या होता है, देखो यहाँ कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है हमारा, फिजिकल डेफिसिट माइनस हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट।
क्लियर स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट तो कहीं नहीं दे रखा, तो जो फिजिकल डेफिसिट्स होती हैं वो बोरोइंग के इक्वल होती हैं। क्या? फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स के इक्वल होती हैं, तो कितना है हमारा बोरोइंग्स? 17.86 लाख करोड़, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट के नीचे क्या लिखेंगे? 17.86, और इंटरेस्ट पेमेंट तो डायरेक्ट दे रखा है कितना? 10.8 लाख। कितना दे रखा है? 10.8 लाख, ठीक है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 7.06 लाख करोड़, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि स्टेटमेंट को रीड करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट है द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी जीरो। वो बोलते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की कैन बी जीरो। जीरो होती है क्या? ठीक है, तो ये फॉल्स है, जीरो नहीं होती। तो कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टेटमेंट 2 पर। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेंज बिटवीन। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है? तो 0 से 1 के बीच में रहती है। क्लियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है। इसमें से भी क्या करना है? हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड करती है ऑन प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी देने के लिए सिलेंडर अंडर उज्ज्वला योजना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उससे क्या करेंगे हम? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? दो तरफ से ट्रांजैक्शन करता है। जैसे कि आपने कोई काम किया उनके लिए, उन्होंने आपको सैलरी दी, आपने उनको हाउस दिया, वो आपको क्या करेंगे? रेंट देंगे। आपने उनको मतलब कोई रिसोर्सेज दिए या कुछ दिया, तो आपको बदले वो उसके बदले आपको वो क्या करेंगे? पे करेंगे। आपने उनको कैपिटल दी यानी कि पैसे दिए, तो वो आपको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये सब होता है। तो वैसे तो सब्सिडीज़ भी उसी का पार्ट है, बट तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी क्या है? ट्रू है, ठीक है। क्यों? उज्ज्वला योजना इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और सब्सिडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है ये विच इंक्रीज द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की असेट को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये रॉन्ग है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस तो हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की असेट को इंक्रीज नहीं कर रहे। तो 2 इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। उन्होंने पूछा है बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम द मर्चेंडाइज ट्रेड ड्यूरिंग अप्रैल टू फरवरी 2023 रिफ्लेक्ट ऑफ यूएसडी बिलियन। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या रिफ्लेक्ट करेगा, और किसका पूछा है उन्होंने? अप्रैल टू फरवरी 2023 का पूछा है। तो इन दोनों की बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे इसको अगर हम माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 245.94। तो ये डेफिसिट है या सरप्लस है? जब भी कभी इंपोर्ट ज़्यादा होता है, ये किसकी लाइन है? इंपोर्ट की। तो इंपोर्ट अगर ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, ठीक है, एक्सपोर्ट अगर कम है, ठीक है, इंपोर्ट क्या है? ज़्यादा है किससे? एक्सपोर्ट से। तो हमारा क्या होता है? डेफिसिट देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? डेफिसिट, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है? हमारा 245.94 डेफिसिट है। इन दोनों को माइनस करोगे तो 245.94 हमारा आंसर देखने के लिए आपको मिलेगा। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। तो 11 से लेके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 1 मार्क्स के ही हम अब नेक्स्ट बुक के देख लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है। उसमें क्या पूछा गया है उसके आंसर्स देखते हैं।
तो सेक्शन बी में इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें से पूछा गया है कौन सा जो है वो इन्वायरमेंट का फंक्शन नहीं है। सस्टेन लाइफ, प्रोवाइड रिसोर्सेज, प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज या जनरेट वेस्ट। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सी क्या है, करेक्ट है। जनरेट वेस्ट इन्वायरमेंट नहीं करता। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दे रखी है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द ओवरऑल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि कॉलोनियल रूल में इंडिया में ओवरऑल आउटपुट जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इंक्रीज था, बट प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डेक्लाइन। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर सिविलाइजेशन कल्टिवेशन। कॉलोनियल रूल में मोर लैंड जो है ब्रॉट कर ली गई थी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, ले ली गई थी। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, कि स्टेटमेंट केयरफुली पढ़नी है और उसका आंसर हमें देना। एक सेकेंड साइड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया है, ठीक है, 19 का। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन ए इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। तो ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कैन यूज इंटेलेक्चुअली। तो और ह्यूमन कैपिटल फोकस अपॉन इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय द एजुकेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ये बोलते हैं कि स्टेटमेंट हमारी कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। तो एसर्शन ए इज ट्रू है और रीज़न क्या है, फॉल्स है। रीज़न में लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल फोकस करती है इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बाय द एजुकेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल, यानी कि कंट्री की पॉपुलेशन को सिर्फ बढ़ाना, यही है इसका रीज़न। तो ये गलत है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करती है, यूज़ करती है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, द WTO वॉज फाउंडेड इन 1995, करेक्ट, ठीक है, एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए क्या की गई थी, मतलब बनाई गई थी, ठीक। तो वो पूछते हैं किसके लिए बनाई गई थी, तो फिर किसके लिए बनाई गई थी, ग्लोबल एग्रीमेंट टैरिफ और ट्रेड के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी, टैरिफ और ट्रेड के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलअप है, और क्या पूछा गया, एग्रीकल्चर आउटपुट। तो ये किसकी मार्केटिंग, मतलब इसका क्या प्रोसेस है। तो इसका जो प्रोसेस है वो सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड पैकेजिंग और फोर्थ क्या है, स्टोरेज ऑनली है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है अबाउट द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन 1991। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि टैरिफ रेट इंक्रीज कर दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, इन द लेटर फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन, ठीक है, चाइना में क्या रिफॉर्म किए गए थे। तो क्या किया गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या किया गया था, रिफॉर्म किया गया था, जिसमें जो होम्स थे उनके बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगाई गई थी, ठीक है, और उन्होंने क्या की, काफ़ी सारी ग्रोथ की फिर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 25 है, टू प्रिवेंट द ओजोन लेयर फ्रॉम डेप्लेशन, उसके लिए कौन सा अडॉप्ट किया गया है प्रोटोकॉल। तो मॉनिटर प्रोटोकॉल क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन द एक्टिविटी जॉब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ देम इज जीरो इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे। तो उसको कहेंगे डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें रिक्वायर्ड लोग मतलब पीपल, नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं उनसे ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे होते हैं, जितने लोगों की ज़रूरत होती है एक स्पेस पे काम करने के लिए, उससे अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, द एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया एटलीस्ट GDP विल बी स्पेंड ऑन, GDP कितना अपना स्पेंड करती है एजुकेशन पे, तो 6% स्पेंड करती है, और जबकि अगर गवर्नमेंट पूछा जाए कितना स्पेंड करती है तो 3 से 4% स्पेंड करती है, कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, मतलब ज़्यादा मार्क्स के हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन के ही सॉल्यूशन लिए हैं। आई होप आपको क्या आया होगा, सारा समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।